बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल, मैं हूं रजब अली भट्टी। आज हम मौजूद हैं यारा गाग में। अगर यहाँ पर बात की जाए तो हाजी ईसा ओड साहब हैं, जो हराज ग्रुप को छोड़ के आज सैयद ग्रुप में उन्होंने अपनी शिरकत की और यहाँ पर आबिद इमाम साहब को बुलाया है और बुला के यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इकट्ठ किया हुआ था और यहाँ पर आबिद इमाम साहब की मौजूदगी में उन्होंने शमूलियत की है सैयद ग्रुप में। मेरे साथ आबिद इमाम साहब मौजूद भी हैं। आबिद इमाम साहब, आप इलेक्शन में पहली दफ़ा हैं। आपके वाले साहब जो थे वो यहाँ से इलेक्शन लड़ भी रहे थे, विन भी कर रहे थे, मुखालफिन को टफ टाइम भी देते थे। और आपके अगर वाले साहब की बात की जाए तो सैयद फ़खर इमाम साहब जो हैं वो मुखालफिन भी उनकी तारीफ़ें करते हैं। कोई ऐसा अपोजिशन लीडर या कोई भी उनके बारे में बात नहीं कर सकता कि फ़खर इमाम साहब, जिससे भी क्या है, पिछले दिनों हमने वो टीवी पे क्लिप भी चल रहा था, अता तारड़ से उसने पूछा कि आपका पसंदीदा पीटीआई में से लीडर कौन है, तो उसने कहा मेरा फ़खर इमाम है। तो आप पहली दफ़ा आए हैं, पहले आपको मुखालफिन यहाँ पे NA 144 में लाइट नहीं ले रहे थे, वो कह रहे थे कि आबिद इमाम से हम आसानी से विन कर जाएंगे। अब दिन ब दिन आपके जो मकबूलियत है उसमें इजाफा होता जा रहा है, लोग आपके साथ शमूलियत करते जा रहे हैं, मुखालफिन को आप टफ टाइम दे रहे हैं। इसमें क्या ऐसी है कि अचानक आप इतने मकबूलियत आप में बढ़ती जा रही है और अचानक आप जो है आवाम में नज़र आ रहे हैं, हर जगह पे आवाम आपके साथ अटैच होती जा रही है? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने ये बात की जो हकीकत है। मैं नहीं समझता कि वो मुझे लाइटली ले रहे थे। वो 2018 में भी उनकी पूरी कोशिश थी कि मैं ना लड़ूं, क्योंकि मेरे से हारना उनके लिए ज़्यादा मेरी मुश्किल होता, क्योंकि मेरे वालिद साहब सीनियर पॉलिटिशियन थे, तो उनसे हारना उनके लिए ज़रा आसान था। तो वो नहीं चाहते थे कि नई जनरेशन उनको हराए। तो वो तो एक जब जो सियासतदान होता है वो जो कहता है और वो सोचता है उसमें अक्सर तफरीक होती है। ख़ास तौर पे एक रवायती किस्म का सियासतदान जो लोगों से नाइंसाफ़ियाँ करता है और खौफ से अपना ग्रुप इकट्ठा रखता है, जो हमारे मद्दे मुकाबिल है, उनकी ये सियासत रही है। हमारी हमेशा सियासत, जंग में भी, खानेवाल में भी, मेरी वालदा भी सियासत में रही हैं, यहाँ पे भी, कि हम मोहब्बत का वोट लेते हैं और हमारा जो मंशूर है और हमारी जो सोच है वो ये है कि इलाके में तरक्की होनी चाहिए और जराइम कम होने चाहिए, जराइम पेशा लोगों को पनाह हम ना दें और ज़रा सख्ती हो इस मामले में, ताकि जो लोग अपनी मजदूरी करके घर जाते हैं, रात को सोते हैं, कोई ये ना हो कि डेरों पे चोर पाले जाएं और वो उनकी यानी जो दिहाड़ी है और या जो उनका जहेज़ है, जो इतनी मुश्किलें से उन्होंने इकट्ठा किया है, वो एक रात में जाकर या उनके जानवर उठाए जाएं। ये हो रहा था जब हमारा इक़्तिदार नहीं था। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं समझ रहा था कि हमारा ये इलेक्शन 2024 का 2018 से बेहतर इलेक्शन होगा, जो मेरी कैलकुलेशन थी। अब देखेंगे कि क्या बनता है। अच्छा, लास्ट में हम एक चीज़ अटैच करेंगे। अखबार में देखा है कि आप लोगों ने काम बहुत करवाया, डॉक्टर साहब विन हुए, आपके वाले साहब विन हुए। 16 साल का जो इक़्तिदार था हराज ग्रुप का, उससे ये 3.5 साल का वाहिद हमारा ये हल्का है PP 205 या आपका NA 144, जिसमें बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। हम बहुत ज़्यादा हलकों में हमने विज़िट किया, हम सर्वे करते हैं, हर शहर में जाते हैं, वहाँ से लोगों से पूछते हैं। पिछले दिन हम कबीरवाला में सर्वे किया, वहाँ से पूछा कि आप वोट किसको देंगे, लेकिन उसमें भी काफ़ी लोग ऐसे थे जो आपके ऊपर मुतमिन नज़र आ रहे थे कि हम आबिद इमाम को देंगे। हुसैन जहानिया का ऐसा हल्का है जिसमें बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। यहाँ घघ बार की ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा काम हुए हैं, हमने सड़कें देखी हैं। लेकिन यहाँ पर 2-3 इशू हैं। एक इंटरचेंज का इशू है इन लोगों के लिए, एक यहाँ पे 4 फार्म लास्ट में आता है, उसमें रेलवे ट्रैक फाटक का इशू है। आपका कोई ऐसा विजन होगा कि जी मैं विन होऊंगा और विन होने के बाद इंशाल्लाह मैंने ये फ़लाँ काम लाजमी करवाने हैं, ताकि ये जो मेरी आवाम है इसमें जो मसाइल आते हैं वो हल हो सकें। तो जब मोटरवे यहाँ से आ रहा है, ये सारे मसाइल हमने ऑलरेडी डील किए हैं, क्योंकि जो मेरे वालिद साहब पिछले 5 साल में वो ज़्यादा इस्लामाबाद होते थे और मैं इलाका संभाल रहा था। तो आपने इंटरचेंज का जिक्र किया है, वो हमने चेकिंग की, मगर उसमें फिर लोगों की ज़मीनें ली जाती हैं और लोग उसका किया, और बल्कि मैंने की ज़मीनें बचवाई, क्योंकि यहाँ उन्होंने बड़ा वो रेस्ट स्टॉप बनाना था और हमने उसको कम करवाया, क्योंकि लोग नहीं देना चाह रहे थे, वो ज़राअत के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे। तो नंबर 1 ये जो आपने इशू रेज़ किया। सेकेंडली जो 4D वाला फाटक है, तो मैं ख़ुद
جب اسلام آباد جاتا تھا ہر 4-5 مہینے تو میں یہاں پہ ریلویز ہیڈ کوارٹرز ملتان بھی گیا اس معاملے میں 2-3 دفعہ، اور میں اسلام آباد بھی گیا. تو وہاں پہ جو کراسنگ ہے اس کا حل ہے کہ یا ہم انڈر پاس دیں یا ہم پل بنائیں. اب اس کے لیے فنڈز جو ہیں وہ زیادہ چاہیے ہوتے ہیں نسبتاً جو ہم کر سکتے ہیں. تو ہم نے ہم اتنا قلیل فنڈ ملتا ہے کہ جو 4D والی سڑک تھی وہ مکمل ٹوٹی ہوئی تھی، وہ کچھ 6.5 کلومیٹر کی تھی. ہمارے پاس فنڈ اتنا تھا کہ ہم 3-3.5 کلومیٹر سڑک مرمت کرتے، پوری مرمت بھی نہ کر سکے. تو انڈر پاس اور پل کا اگر ہمیں فنڈ ملے تو ہم ضرور بنا دیں گے. تو ہم نے یہ سارا ورک آلریڈی کیا ہوا ہے اور ہمیں بس فنڈز کی انتظار ہے. اگر ہمیں جتنا شہروں میں فنڈز ملتا ہے وہ دیہاتوں میں مل جائے تو ہم بہت کچھ اور بھی زیادہ کام کر سکیں گے. مگر چونکہ ہم کوئی کمیشن نہیں لیتے اور یہ چیز کلیئر ہے، نہ ہمارے ایم پی ایز اور نہ ہم ایز ایم این اے، تو سارا جو فنڈ ہے وہ عوام کو جاتا ہے، جو شاید اور حلقوں میں ایسا نہیں ہوتا مگر ہمارے میں کلیئر کٹ ہے. لہٰذا ہم نے جو کام 3 سال میں کیے، اس کے باوجود کہ 1 سال کرونا میں ضائع ہوا، وہ ہمارے مد مقابل جو لوگ ہیں ان کا 16 سال کے اقتدار میں ہمارے شاید کام زیادہ ہوئے تھے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سید عابد امام صاحب کی گفتگو سنی. اگر یہاں پر بات کی جائے تو یہ NA 144 ہے اور سید فخر امام صاحب نے پہلی دفعہ اپنے بیٹے سید عابد امام حسین کو یہاں پر اتارا ہے اور رضا حیات ہراج صاحب کے ساتھ ان کا بڑا ٹف مقابلہ اس ٹائم چل رہا ہے. عابد امام صاحب کی یہی گفتگو آپ نے سنی بھی ہے اور ان کا یہ پیغام ہے کہ آپ ہمیں کامیاب کریں. انشاءاللہ آپ نے ہمارے 16 سال کے اقدار اور 3.5 سال کا اقدار ملا کے دیکھ لیں، اس میں گھک بار اور کبیر والا کو کیا ہم نے بنایا ہے. اس کے علاوہ اگر حسین جانیہ صاحب کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی فخر امام کے ساتھ نیچے آ کے، جیسے کہ عوام نے بھی وہاں پہ کہا کہ ہمیں کالج دیے گئے، ہمیں روڈ دیے گئے، ہمیں پارک دیے گئے، تو اسی طرح عابد امام صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہاں سے کامیاب کریں. کامیاب کروانا آپ کا فرض ہے اور کام کرنا ہمارا فرض ہے. جی